Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छी होंगी, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज की स्पेशल डे तो नहीं है कोई, लेकिन स्पेशल कोटेशन है उसके साथ में। नेल्सन मंडेला जी के द्वारा कहा गया है कि ये तब तक ही इम्पॉसिबल दिखता है, कोई भी लक्ष्य है हमारा वो तब तक ही इम्पॉसिबल दिखता है जब तक कि हम वो पा नहीं लेते, और कोई भी काम है जब तक हम कर नहीं लेते तब तक ही वो इम्पॉसिबल, मुश्किल या फिर ऐसा लगता है कि हम ये नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम जैसे कि हम ले सकते हैं एक एग्जांपल, अगर हम छोटा छोटा स्टेप उठाएंगे तो एक दिन बड़े लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। तो उसी तरह की बात है ये, और इसको हमारे लाइफ के अंदर भी हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। डेली लाइफ में हमें क्या होता है कि हमें ये नहीं आता है, हमें वो नहीं आता है। अगर ऐसी बात है तो आप क्या कीजिए, डेली हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आराम से आप एक दिन उसको अचीव कर पाएंगे। कोई भी मुश्किल नहीं होगी उस काम को करने में। और छोटा छोटा काम अगर देख लीजिए, पूरे दिन हम शेड्यूल बनाते हैं, कोई भी टाइम टेबल फिक्स करते हैं, तो टाइम टेबल फिक्स करेंगे तो टाइम टेबल को अचीव करना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जितना भी हम टाइम टेबल बना लें लेकिन वो हर रोज़ कंप्लीट नहीं हो पाता है। जिस दिन भी वो इनकम्प्लीट रहता है उस दिन हमें खुद को ये लगने लगता है ये मैं नहीं कर सकता। सो उसके ऊपर डिपेंड मत होइए, आप बनाइए अपना टाइम टेबल, वो अच्छी बात है, लेकिन उसको ये कीजिए कि जितना हो सके उतना कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, और डिप्रेशन में मत जाइए टाइम टेबल को देख के। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था आपसे, बाटला ये न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, मुंबई। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये पंजाब के अंदर लोकेटेड है। सॉरी, ये पंजाब, दिल्ली लिख दिया, पंजाब के अंदर लोकेटेड है। इसके बारे में जान लेते हैं। बाटला ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, मांझा पंजाब के अंदर। ये न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, जो कांग्रेस के लीडर हैं इस रीजन के अंदर, वो क्या कर रहे हैं, बाटला को 24th डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं पंजाब का, डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो इस वजह से न्यूज़ में आ गई। इंपॉर्टेंट सिटी है पंजाब के अंदर, क्योंकि इसके अंदर इसकी बहुत ही अच्छी हिस्ट्री रही है, रिलीजन के हिसाब से भी और सोशल और लिटरेरी के हिसाब से भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी हेरिटेज रही है। बाटला है वो ओल्डेस्ट सिटी मानी जाती है पंजाब के अंदर, किसके बाद में? बठिंडा के बाद में, जो कि 1465 के अंदर बनी थी, और ये 8th लार्जेस्ट सिटी भी है यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से। और जो लेजेंड थे हमारे गुरु हैं गुरु नानक देव जी, और वो कौन से थे? वो फर्स्ट गुरु थे सिखों के। तो उन्होंने यहाँ पे शादी भी की थी किसके साथ में? माता सुलाकनी के साथ में, 1487 के अंदर। गुरुद्वारा डेरा साहिब और गुरुद्वारा कंड साहिब है, ये भी इनकी मेमोरी में ही बनाया गया था। और गुरु गोविंद सिंह है वो सिखों के 6th गुरु हैं, और ये भी बाटला में आए थे अपने बेटे की शादी के अंदर, जिनके जो कि थे बाबा गुरदिता। इन्हीं की मेमोरी में गुरुद्वारा सत कटारिया बनाया गया था। कब? सिटी के बीचों बीच बनाया गया था ये। बाटला है ये एक इम्पोर्टेंट सिटी है सिख एम्पायर के लिए, लाहौर और अमृतसर के बाद में महाराजा रंजीत सिंह के टाइम से ही। फिर हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, जो कि डिज़ाइन किया गया है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर उसे रॉक के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए? तो ये हमारे ऑप्शन हैं, इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर, ग्रीस के अंदर, या फिर आइसलैंड के अंदर। तो हमारा आंसर होगा डी, ये आइसलैंड के अंदर बनाया गया है। ये प्लांट है, इसका नाम रखा गया है ओरका, इसका मतलब होता है एनर्जी। ये प्लांट है, ये इसके अंदर 4 यूनिट्स लाई गई हैं। इसके हर एक यूनिट है वो उसके अंदर 2 मेटल बॉक्सेस लाए गए हैं, और साथ ही साथ ये सिमिलर कंटेनर्स होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के लिए वो बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं ना, कुछ उसी तरह की अपीयरेंस लगाई है इनकी। और ओरका प्लांट है वो कंस्ट्रक्टेड किए गए हैं स्विट्जरलैंड की क्लाइम वर्क्स और आइसलैंड की कार्बफिक्स के द्वारा। ये प्लांट है ये ऑपरेट किया जा रहा है फुल कैपेसिटी के साथ में। इसके अंदर ये हर साल 4000 टन तक की कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा से खींच लेगा। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यूएस के इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से हम इन शॉर्ट ईपीए बुलाते हैं, इसके अंदर बताया गया है कि ये कितनी कारों के बराबर होगा, जो 870 कारों के अंदर जो भी एमिशन होता है उसके बराबर की ये कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेगा अपने अंदर। और इसके अंदर जो प्रोपोर्शनेट है कार्बन कैप्चर का और स्टोरेज का, जिसे इन शॉर्ट सीसीएस बुलाते हैं, इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर ये लाया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है स्टेट ऑफ द आर्ट सरदार धाम भवन, ये कहाँ पे किया गया है ये बताना है हमें? वाराणसी, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये अहमदाबाद के अंदर किया गया है। इसके साथ साथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो फाउंडेशन स्टोन, जो नींव रखी है सरदार धाम फेज़ 2 जो कन्या छात्रालय है उसकी। और इसके साथ साथ इन्होंने मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी लाने की कोशिश की है, यहाँ पे लाइब्रेरी, हॉस्टल और करियर गाइडेंस जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए, रूरल एरिया से जो आते हैं उनके लिए मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम भी बनाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ दोनों के अंदर एक डेडिकेटेड
ये दोनों ही डेडिकेटेड है किसको, हमारे जो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको। सरदार धाम भवन ये एम्पावर करेगा इंडिया की जो फ्यूचर जनरेशन है उसको, और इंस्पायर करेगा कि वो अपनी ज़िंदगी को जिए। उनके द्वारा जो सिद्धांतों पे जिया जाता था अपने लाइफ को, सरदार पटेल के जो सिद्धांत थे उनके हिसाब से। और जो यंगस्टर्स हैं वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगे जब हमारे जो 100 साल पूरे हो जाएंगे हमारे देश के आज़ादी को, मतलब कि 2047 की बात की जा रही है यहाँ पे। उस टाइम पे ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देंगे। और इसके अंदर जो हॉस्टल की फैसिलिटी है उसके अंदर अभी तो 2000 जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनके लिए बनाया जा रहा है ये फर्स्ट फेज़ में, लेकिन सेकंड फेज़ में इसको 8000 तक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सरदार धाम भवन है वो डेवलप किया गया है वैष्णो देवी सर्कल के ऊपर, अहमदाबाद गुजरात के अंदर, पाटीदार समाज के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन, कंसिडर करना है बी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में चंद्रयान 2 के बारे में बताना है। ये सेकंड स्पेस क्राफ्ट है इंडियन सीरीज़ का जो कि है लूनर को एक्सप्लोर करना। ये सैटेलाइट्स हैं, इसके अंदर ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों ही चीज़ थी। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, मैंने भी काफ़ी बार बताया आपको। और ये क्यों लगाया गया था, ताकि जो अनएक्सप्लोर्ड जो रीजन है कहाँ पे, मून के ऊपर साउथ पोलर रीजन है, वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाना चाहते थे। हालांकि ये हो नहीं पाई, लेकिन ये इसीलिए लाया गया था, लॉन्च किया गया था। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। रिसेंटली क्या हुआ है, जो लूनर साइंस वर्कशॉप है 2021, ये कंडक्ट की गई है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ताकि जो हमारा चंद्रयान 2 का ऑपरेशन था उसको 2 साल पूरे हो गए, तो उसी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग, इसरो के अकॉर्डिंग जो ऑब्जर्वेशंस हैं चंद्रयान 2 से लाई गई हैं जो पहले पेलोड से, वो डिस्कवरी क्लास की फाइंडिंग्स हैं। जो थर्ड मिशन है चंद्रयान 3 की बात की जा रही है यहाँ पे, अगले साल के लास्ट तक इसे लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 2 है वो लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से, जो स्पेस पोर्ट है हमारा, इसके अंदर GSLV Mk3 के द्वारा लॉन्च किया गया था ये। और जिसने जो लूनर ऑर्बिट है उसको 2019 के अंदर ये वहाँ पे पहुँच गया था। और सितंबर में इसके जो मॉड्यूल्स हैं वो अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे। रिसेंटली क्या हुआ है, तमिलनाडु के अंदर एक वो पाया गया था कलश, उसके अंदर मिट्टी और उसके अंदर चावल डले हुए थे, तो उसकी कार्बन डेटिंग की गई है। वो पाया गया है कि उसकी डेट पाई गई है 1155 BC की, तो इसका मतलब कि वो 3200 साल पुराने हैं। तो हमें बताना है कि ये डिस्क्रिप्शन कौन सी सिविलाइजेशन के लिए दिया गया है। हमारे ऑप्शन हैं पोरनाई, खेजड़ी, कोडिमनल और गंगाईकोंडा चोलापुरम। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए। ये पौराणिक के बारे में बताया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये रिसेंटली कार्बन डेटिंग हुई तो हमने देख ही लिया इसमें। ये आर्कियोलॉजिकल जो एग्जीबिशन है वो कहाँ कहाँ किए गए हैं ये देख लेते हैं। कोडुमनल, केलाड़ी, कोकारी, मेलाड़ीपराई, शिवाकाली, आड़ीचंचलारम, गंगाईकोंडा चोलापुरम, ये तमिलनाडु के अंदर की गई है। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो, बिकॉज ये साउथ के नेम हैं, थोड़े टफ होते हैं बुलाने। पुरानी रिवर के बारे में देख लेते हैं। ये अकेली मेजर पेरिनियर मतलब कि 12 चलने वाली रिवर थी तमिलनाडु के अंदर, और ये किसके द्वारा बताया गया है, तमिल बरानी के द्वारा मेंशन किया है पुरानी के अंदर। और इसे पोरोनी, जो इसके कंपेयर किया गया था पोरोनी, पोरोनल और पोरनतम, उनमें से जो तमिल लिटरेचर है उसके अंदर पुरानी को ही सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है। ये संगम ईरा से लेकर नायकर ईरा तक की बात की जा रही है, जो कि 6 सेंचुरी BCE से लेकर 17 सेंचुरी CE तक था। अब आगे देखते हैं, कंसिडर करना है बी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस TMA इन शॉर्ट, ये स्कीम के बारे में बताना है। ये 2019 के अंदर लॉन्च की गई थी। इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई थी ताकि ट्रांसपोर्ट किया जा सके और मार्केटिंग की जा सके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, ताकि उनका एक्सपोर्ट है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके, प्रमोट किया जा सके। फिर रेट्स हैं इसकी असिस्टेंस की, उनको इंक्रीज़ कर दिया गया था 50% तक, जो एक्सपोर्ट सी लेवल से होता है उसकी, और उसको बढ़ा दिया गया था, और 100% एयर से। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा से क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो एकदम करेक्ट है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। रिसेंटली क्या हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने क्या किया है, रिवाइज किया है ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम को स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। ये स्कीम है, ये इफेक्ट में रहेगी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। 2018 के अंदर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी विद, इसका एम क्या रखा गया था, $60 बिलियन 2022 तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है शिपमेंट की। APEDA, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये काम करती है ताकि एक्सपेंड किया जा सके इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका, उनकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका जो भी पोटेंशियल है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सकता है बाहर, उसके लिए काम करता है ये। इस TMA स्कीम के अंदर गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, सर जो कुछ प्रोपोर्शन है फ्रेट का, जो कि
किराया लगता है, जो भाड़ा लगता है उसके चार्जेस को और प्रोवाइड करवाना चाहती है असिस्टेंस, ताकि वो जो एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस हैं उनकी अच्छे से मार्केटिंग की जा सके। ये असिस्टेंस है, इसके अंदर जो नोटिफाइड रेट है वो अवेलेबल है एक्सपोर्ट के लिए, जो भी एग्रीकल्चर एलिजिबल प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में, और ये परमिशेबल कंट्रीज़ तक आसानी से टाइम टू टाइम पहुँचाया जा सकता है, इसको स्पेसिफाइड किया गया है। फिर क्वेश्चन कंसिडर करने से भी स्टेटमेंट को मिथनॉल के बारे में बताना है। मिथनॉल ये एक लो कार्बन और हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल है। इसको प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, जो ऐश होती है, कोल की जो राख होती है उससे। एग्रीकल्चर के अंदर जो भी पीछे अवशेष बच जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था पराली वगैरह, तो उनको यूज़ करके बनाया जा सकता है। और फिर CO2 जो कि थर्मल पावर प्लांट से निकलती है और नेचुरल गैस, इन सब से बनाया जा सकता है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। अब देखते हैं इसके बारे में। मिथनॉल, इसके बारे में क्या बात है कि ये डीजल और पेट्रोल दोनों की जगह पे यूज़ किया जा सकता है, और इसके अंदर जो एनर्जी, हालांकि इसके अंदर जो एनर्जी कंटेंट है वो कम है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले, लेकिन फिर भी मिथनॉल है वो रिप्लेस कर सकता है दोनों फ्यूल्स को। कहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन के जो सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर, जैसे कि रेल है, रोड है और मरीन के अंदर, और एनर्जी सेक्टर के अंदर कहाँ पे, बॉयलर्स के अंदर, और प्रोसेस हीट मॉड्यूल्स हैं उनके अंदर, ट्रैक्टर्स के अंदर, कॉमर्शियल व्हीकल्स के अंदर। और जो रिटेल कुकिंग होती है, जैसे कि रिप्लेस कर सकता है LPG से, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन कुछ हिस्सा इसका जिसको ये रिप्लेस कर सकता है। और केरोसिन और वुड चारकोल को भी ये रिप्लेस कर सकता है आसानी से। और इसके फ़ायदे देख लेते हैं। ब्लेंडिंग, अगर हम 15% मेथनॉल की ब्लेंडिंग गैसोलीन के साथ में कर सकते हैं तो क्या होगा, हम 15% कम कर पाएंगे हमारे जो इंपोर्ट करते हैं हम क्रूड ऑयल का, गैसोलीन का दूसरे देशों से, जिसकी वजह से हमें पैसे भी देने पड़ते हैं उन्हें, और फिर हमारा खर्चा भी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ हम जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको 20% तक घटा पाएंगे पर्टिकुलर मैटर को, जैसे कि NOx है और SOx है। इनकी फुल फॉर्म क्या होगी, NOx की फुल फॉर्म क्या है, ये सिंबल है नाइट्रस ऑक्साइड का, और जो SOx है वो किसका सिंबल है, सल्फर ऑक्साइड का। सो इसे हम इम्प्रूव कर पाएंगे, हमारी जो अर्बन एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो उसको भी इम्प्रूव कर पाएंगे। मिथनॉल इकोनॉमी की वजह से हम क्या कर पाएंगे, 5 मिलियन जॉब्स हैं एडिशनल, वो भी क्रिएट कर पाएंगे, जैसे कि मेथनॉल का प्रोडक्शन होगा उसके अंदर, और जो एप्लीकेशन करते हैं इसकी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज है उन सभी को मिलाकर एडिशनल 6000 करोड़ का बेनिफिट हमें मिलेगा, क्योंकि हम हर साल सेव कर पाएंगे अगर हम ब्लेंड करते हैं 20% DME। DME की फुल फॉर्म क्या है, डाई मिथनल आइदर, और ये डेरिवेट होता है किससे, मिथनॉल से निकलता है ये LPG के अंदर, अगर हम ब्लेंड कर देते हैं इसको तो। और इसके साथ साथ कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो 50 से लेकर 100 रुपये तक हर सिलेंडर के ऊपर बचा पाएगा। फिर आगे देखते हैं संवत्सारी, ये किससे रिलेटेड है, कौन से रिलीजन से रिलेटेड है बताना हमें। जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुज़म, सिखिज्म। तुम्हारा क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, ये जैनिज्म से रिलेटेड है। ये क्षमा याचना टाइप की कुछ प्रोसेस है इनकी, तो इसी को क्रिएट किया है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इसकी बधाई दी है। और जो संवत्सारी है वो लास्ट डे होता है किसका, पर्युषणा श्वेतांबर सेक्ट होता है, जो संप्रदाय है जैनिज्म के अंदर उसके लिए। और ये कब पड़ता है, जो शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है हर साल, उसके अंदर जैन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये भाद्रपद, जिसे हम लोकली क्या बुलाते हैं, भादवा। ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें जिसको हम डेली यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जो अगस्त या फिर सितंबर के मिडिल में पड़ता है। इस दिन जैन हैं वो फॉरगिव करते हैं, वो माफ़ी मांगते हैं, अपनी जो भी गलती होती है उनके द्वारा की जाती हैं, जो जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं उन सभी गलतियों के लिए सभी से माफ़ी मांगते हैं। जिसके अंदर ये क्या क्या इंक्लूड है, उनके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सभी से माफ़ी मांगते हैं ये। और जो माफ़ी मांगने की प्रोसेस उसे क्या बुलाते हैं, ये मिकामी दुक्कम, या फिर इसके अलग अलग वेरिएंट है, जैसे कि खमूसा, उत्तम कशम, या फिर कामंद खामा। फिर अगला क्वेश्चन है, अटल स्पेस चैलेंज 2021 ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इनमें से कौन सा कोड है वो करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, या फिर सभी के सभी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें DRDO का कोई रोल नहीं है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अटल इनोवेशन मिशन, जिसको इन शॉर्ट हम AIM बुलाते हैं, इसको नीति आयोग के द्वारा कोलैबोरेशन किया गया है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है, जैसे इन शॉर्ट हम CBSE बुलाते हैं, इनके साथ में। और इन्होंने लॉन्च किया है अटल स्पेस चैलेंज 2021 स्कूल स्टूडेंट्स के लिए पूरी कंट्री के अंदर। इस चैलेंज को डिज़ाइन किया गया है सभी स्कूल स्टूडेंट्स, मेंटर्स, टीचर्स के लिए हमारी पूरी कंट्री के अंदर, चाहे वो स्कूल अटल लैब से एसोसिएटेड हो या फिर ना हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सभी के लिए लॉन्च किया गया है। इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो 6 से 12 साल की उम्र के हैं, और वो इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे ताकि वो इनोवेट कर सके और इनेबल कर सके अपने आप को डिजिटल एज की जो स्पेस टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स हैं उनसे,
और अटल स्पेस चैलेंज 2021 इसके अंदर ये किसके साथ में अलाइन है, वर्ल्ड स्पेस वीक 2021 के साथ में। इसे ऑब्जर्व किया जाएगा 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में हर साल, और ग्लोबल लेवल पर इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। कंट्रीब्यूशन किया जा सके स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, किसी भी लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सप्लोर स्पेस, रीच स्पेस, इनहैबिटेड स्पेस या फिर लेवरेजिंग स्पेस। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना इन स्पेस स्टेटमेंट, किसकी रेफरेंस में चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस के बारे में बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा इसे बाई वीकली कर दिया था, जो कि पहले 1 वीकली थी। अब इसके बारे में देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1919 के अंदर हुआ था, और जिसे महात्मा गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 1919 नहीं बल्कि 1917 आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इसको बाई वीकली कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा, इसी वजह से न्यूज़ में आ गई है। चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस है, नॉर्दर्न रेलवे वो जोन है उससे बिलोंग करती है, और ये कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करती है, बापू धाम मोतिहारी से लेकर आनंद विहार टर्मिनल तक। आनंद विहार के अंदर रिसेंटली एक स्मोक टावर है, वो भी लगाया गया था। और आपको बताना है कि सबसे जो बड़ा स्मोक टावर है या फिर एयर प्योरीफायर है, वो हमारे देश के अंदर कहाँ पे लगाया गया है। चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ था, जिसे लीड किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट रेबिलियन है हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड। इसके अंदर फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो इंडिगो, जो नील की खेती होती है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। उनको नील की खेती भी करनी पड़ती थी, जो अंग्रेज़ों के द्वारा कही जाती थी, और साथ ही साथ उसकी पेमेंट भी करनी पड़ती थी, जो कर वगैरह लगाते थे वो। एक तो खाने के लिए कुछ नहीं बचता था, ऊपर से नील की खेती की वजह से जो हमारी पैदावार है वो भी ख़राब हो जाती थी, मिट्टी का जो उपजाऊपन था वो ख़त्म हो जाता था। तो वो कहाँ से कुछ उगेगा ही नहीं, तो कहाँ से कुछ पेमेंट कर पाएंगे किसी को। तो ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। फिर आगे देखते हैं, कंसिडर करना है इस पेयर्स को, हाइड्रोजन के बारे में बताना है। ब्लू हाइड्रोजन है वो वाटर से निकाली जाती है, ग्रीन हाइड्रोजन है वो नेचुरल गैस से निकाली जाती है, और ब्राउन हाइड्रोजन है वो कोल से निकाली जाती है। तो इनमें से कौन सा कोड है वो करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर थर्ड ओनली। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है। चलो हम पूरा पेयर देख लेते हैं कि कहाँ से क्या निकाला जाता है। ये प्रोडक्टिविटी है किसको यूज़ कर कर, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके। ग्रीन हाइड्रोजन है, पर्पल है, पिंक हाइड्रोजन है, या फिर येलो हाइड्रोजन है, उनको इलेक्ट्रोलिसिस टेक्नोलॉजी के द्वारा यूज़ करके निकाला जाता है। और ग्रीन हाइड्रोजन वो कहाँ से निकलती है, विंड से, सोलर से, हाइड्रो जियोथर्मल और टाइडल से निकलती है। पिंक हाइड्रोजन है वो न्यूक्लियर से निकलती है, और ये दोनों ही ग्रीन हाउस गैस है वो बहुत ही कम मिनिमल मात्रा में निकलती है। जबकि येलो हाइड्रोजन है ये मिक्स ओरिजिन ग्रिड एनर्जी से निकलता है, और इसके अंदर मीडियम ग्रीन हाउस गैस निकलती है। फिर ब्लू हाइड्रोजन की बात करते हैं। ये ब्लू हाइड्रोजन है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी के द्वारा निकाली जाती है, नेचुरल गैस रिफॉर्मिंग प्लस CCUS गैसिफिकेशन और CCUS, ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके थ्रू ये निकाली जाती है। हालांकि ये नहीं पूछने वाले आपसे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए। अंदर जो भी सोर्स यूज़ किया जाता है वो कि नेचुरल गैस या फिर कोल होता है, इसके अंदर कम देखने को मिलता है कार्बन फुटप्रिंट। ट्राइंक्विस हाइड्रोजन ये प्रोसेस के थ्रू जो निकाली जाती है, और ये नेचुरल गैस है सोर्स इसका, और इसके अंदर सॉलिड कार्बन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। ग्रे हाइड्रोजन है वो नेचुरल गैस रिफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा निकाली जाती है, इसमें भी नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर मीडियम देखने को मिलता है ग्रीन हाउस फुटप्रिंट है वो। ब्राउन हाइड्रोजन और ब्लैक हाइड्रोजन, इन दोनों के अंदर गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, लेकिन ब्राउन हाइड्रोजन है उसके अंदर ब्राउन कोल जो लिग्नाइट है उसका यूज़ किया जाता है। हाई देखने को मिलती है क्या, ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। और ब्लैक हाइड्रोजन को ब्लैक कोल से निकाला जाता है, इसके अंदर भी कार्बन फुटप्रिंट है वो हाई होता है। फिर ये वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, फोसो फॉर GOV, ये इनोवेशन चैलेंज है, ये किसका इनिशिएटिव है, नीति आयोग के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो इसके बारे में आपको बताना है। सो दिस इट फॉर टुडे।